स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें एक टूटी हुई बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर की स्टैचू होती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि आखिर मैं उस बूढ़े कमीने के चक्कर में यहाँ पर कैसे मर सकता हूँ। नहीं, ये काफी गलत हो रहा है। नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक काफी बड़ा सा सांप जो कि आता है और रोर करने लगता है, जिस पर ये लड़का बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। और ये लड़का जो कि हमारा इस कहानी का एमसी होने वाला है और हमें बताता है कि अगर मैं सोचूं कि ये सब चीज कहाँ से स्टार्ट हुई तो मुझे 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 2025 सडनली इस वर्ल्ड में टॉम्स जो कि अपर होने लगे। तो गाइस, टॉम्स मतलब तुम उन्हें डंजन भी बोल सकते हो। और वर्ल्ड में आए दिन अर्थक्वेक आती रहती थी जिसमें से कि टॉम्स निकलती थी और उन टॉम्स के अंदर रेलिक्स जो कि निकलती थी और इन रेलिक्स ने पूरे वर्ल्ड को ही बदल दिया और सभी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन में इमोशन और पावर से भरी ओल्ड स्टोरीज और लोगों की पीढ़ियां अपने अतीत में इन कहानियों के साथ जीती और सांस लेती थी। और पावर्स के सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट रेलिक उन सभी कहानियों में प्रकट हुआ था और रेलिक हमेशा अपने ओनर को वेरियस सुपर नेचुरल एंड पावर एबिलिटीज दिया करती थी। और जल्दी यह कहानियां सामने आने लगी और लोगों की कहानियां सामने आते ही जिन्होंने टॉम्स की खोज की और रेलिक की खोज की, जिससे उनके जीवन में भारी बदलाव आया। जिसके बाद भारी मात्रा में सभी लोग रेलिक को सर्च करने लगे। मैं लेट से आया, फिर भी इस रेलिक को खोजने में मैंने काफी कड़ी मेहनत की और मेरी मेहनत तब रंग लाई जब मुझे ये चीज मिला जिसका की नाम आर्चालॉजिस्ट रेलिक होता है। और ये एक ऐसे रेलिक होती है जिसमें सारे टॉम्स की जानकारी भरी पड़ी थी। मुझे एक ऐसा जैकपॉट मिल गया था जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता था और जिससे मैं मोस्ट पावरफुल रेलिक यूजर्स के बराबर आ जाता। लेकिन इस चीज के लिए मैं देर हो चुका था क्योंकि वहाँ पर एक नया रूल पास कर दिया गया था जिसमें खुद के बारे में सोचने वाले लोगों ने उन सारे रैलिक को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और उन सारे रैलिक पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए थे। और अगर कोई उनके विरुद्ध कोई रैलिक यूज करेगा तो उसके लिए भी उन लोगों ने एक कानून बनाया था और जिस वजह से हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और हमें इनके अंदर ही काम करना पड़ा। और मुझे आर्चालॉजिकल स्किल के कारण मुझे टीकेबीएम कॉर्पोरेशन ने ढूंढा था और इस कंपनी के सीईओ जून ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हर वक्त पर सपोर्ट करेगा, जो कि काम काफी खतरनाक होता था जिसके लिए मुझे अपने हाथ को भी करना करना पड़ता था। और हाँ, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई चोर या स्मगलर हूँगा, लेकिन मैं इससे बढ़कर था। मैं एक टॉम राइडर था जो कि मैं अपने एक्सोवेशन एबिलिटी को यूज कर टॉम के अंदर छुप जाया करता था और रैली को चुराया करता था। और टॉम राइडिंग में जिस टीम को मैंने लीड किया था उस टीम ने रिजल्ट काफी अच्छी दी थी और कुछ साल बाद सीओ नाउ इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैली यूजर बन गए। और ये सब उन रैली की वजह से हुआ जिन्हें हमने कड़ी मेहनत से ढूंढ के लाया था। हालांकि सीओ काउ ने जितनी पावर गेन की थी उतना ही मुझे बेइज्जत भी किया गया। उन लोगों ने मुझे सेल्फ सर्विस डिक्टेटर के अंडर काम करने वाला कचरा कहा। इसके बावजूद मैंने इनकी बात को सहकर मैंने अपनी कड़ी मेहनत में कमी नहीं आने दी और रैली के लिए पागल हुई दुनिया में सरवाइव करने के लिए मैं और क्या ही कर सकता था। लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था कि इस चीज का अंत इस तरह से होगा। मुझे एक मिशन दिया गया और ये मिशन सीईओ कुआन द्वारा मेरे लिए एक ट्रैप था और उसने मुझे और मेरे कलीग्स को मरने के लिए छोड़ दिया। उसे खतरा महसूस हुआ क्योंकि हमारे स्किल्स काफी अच्छी थी। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है उस सांप के अटैक से बच गया होता है। जिसके बाद एमसी एक पत्थर उठाता है, उस सांप को फेंक के मारता है, उससे चिल्ला के बोलता है, तूने मेरे सारे सब ऑर्डिनेट को मार दिया और क्या आखिर तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुम मुझे मारना चाहते हो? और सच बता रहा हूँ, अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें अंदर से चीर डालूंगा। उसके बाद सांप अपना मुंह को खोलता है और एमसी जो कि काफी डर जाता है और एमसी को अपना आंख सामने दिख रहा था और वो चिल्ला के बोलता है कि टाइकॉन, अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें भूत बनकर डराऊंगा। भाई क्या मजाक है। और जैसे ही सांप एमसी को खाने वाला होता है तभी कोई बोलता है कि आखिर तुम मरने के वक्त इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इस आवाज को सुनकर हम सांप को देखते हैं जो कि वो भी चुप हो जाता है। जिस पर एमसी बोलता है कि आखिर कौन बकवास कर रहा है? वो आवाज फिर से बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो। जिस पर एमसी बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं पहली बार रैली की आवाज सुन रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं किस कोड से बात कर रहा हूँ और ये बेहतर होगा कि आप इस सांप को यहाँ से ले जाएं और मुझे यहाँ से जाने दें जब तक मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। जिस पर कि एमसी को वो आवाज फिर से बोलता है कि तो तुमको क्या लगता है कि तुम इस कंडीशन में हो कि तुम अपनी इस बॉडी के साथ में जिंदा रह सकते हो, जो कि तुम्हारी बॉडी की आधी हिस्सा कट चुकी है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम
तुम ज्यादा देर तक जिंदा रह पाओगे। और जब एमसी अपनी हालत देखता है तो वो काफी शौक हो जाता है और आवाज फिर से बोलती है, बेटे तुम तो अब खत्म हो गए। खैर तुम्हारे पास एक्सपेशनल टैलेंट है, फिर भी तुम मुझे काफी लेट से मिले और तुम्हें इस पूरी समय तक स्ट्रगल करना पड़ा और तुम मरने से पहले अपने रैलिक के पूरी पावर को भी नहीं समझ सके। और हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा सांप होता है एमसी के ऊपर काफी तेजी से अटैक करने वाला होता है। एमसी उस आवाज को बोलता है कि मेरे बारे में इस तरह बात करना बंद करो, जैसे तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ मालूम हो और तुमको क्या लगता है कि मैं इस तरह से जीना चाहता था। और मेरी लाइफ जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे काफी गुस्सा आता है और उस कमीने बुड्ढे को चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मार डालूंगा। जिस पर वो आवाज बोलती है, यार तुम काफी अमेजिंग हो और मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकता। और तभी उनके बीच एक लाइट तेज से चमकने लगती है और उसी में से आवाज आ रही थी, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तभी वहाँ पर हम एक कौवे को देखते हैं जो कि उनके सामने आता है और ये कौवा एमसी से बोल सके, तो चलो हम देखते हैं कि तुम किंग के थ्रोन को क्लेम कर पाते हो या नहीं। और तभी एमसी की आंखें खुलती है और वो अभी भी बड़बड़ाया जा रहा होता है कि आखिर किंग आखिर ये क्या बात कर रहा है और क्या ये कोई रेलिक है, क्या कोई हीरोइक रेलिक है। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये कोई नई क्लास का रेलिक है। और आखिर ये वो क्या बोल रहा है। तभी जब वो अपने नीचे देख रहा तो उसके पाँव बिल्कुल ठीक होते हैं, जिसे देखकर वो खड़ा हो जाता है और काफी शौक होता है। वो बोलता है कि मेरे पाँव तो अभी भी ठीक है। और वो अपने शरीर को छूने लगता है और वो सोच रहा होता है कि मैं तो परफेक्टली ठीक हूँ, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तभी वो सामने देखता है तो काफी सारे लोग जो कि उसी को घूर कर देख रहे थे। एमसी सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है ये कोई पुलिस स्टेशन है और आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और तभी इंस्पेक्टर एमसी से बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन पूछी और तुम्हारे लिए हमारे पास पूरी रात नहीं है। इस पर इंस्पेक्टर एमसी से उसका नाम पूछता है, लेकिन एमसी जो कि अभी भी काफी कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो का वो क्या था और क्या वो कोई सपना था या इल्यूजन था। नहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता। एमसी इसी सोच में डूबा होता है कि इंस्पेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुमने तुम्हारा नाम पूछा। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे घर भी जाना है। और इधर दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि अरे यार काफी लेट हो चुकी है, शायद हम घर नहीं जा पाएंगे, आज 2025 हमारा बर्बाद होने वाला है। और तभी एमसी को कुछ क्लिक होता है और वो कैलेंडर को देखता है और वो सोचता है एक मिनट, आखिर ये 2025 कैसे हो सकता है। बता है ये 1 जनवरी 2025 है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो सामने बैठे लड़के को देखता है जो कि उसी को घूर रहा होता है। तभी एमसी को याद आता है कि ये लड़का मुझे फेमिलियर लग रहा है। हाँ मुझे याद आ गया, 8 जनवरी को मैं शराब पी लिया था और इस लड़के के साथ में मेरा कुछ हाथापाई हो गया था, जिसकी वजह से मैं पुलिस स्टेशन आया था। और तो क्या ये सच में रियल है और क्या सच में मुझे 15 साल पीछे पास्ट में भेज दिया गया है। और तभी एमसी को कौवे की बात आती है जहाँ पर कि वो बोला था कि तो तेरा हम देखते हैं कि तुम किंग के थ्रोन को क्लेम कर पाते हो या नहीं। इसके बाद एमसी सोचने लगता है कि अगर ये जनवरी 2025 है तो दुनिया अभी शांति से जी रहा है रैलिक आने से पहले, और इसीलिए हाई रैंक की गोटियर रैलिक अभी भी स्टील टॉम्स में ही पड़े होंगे। और अगर ऐसा है तो इस बार मैं सारे रैलिक्स को पहले ही ले लूंगा। और वैसे भी मेरे पिछले नॉलेज और मेरे मेमोरीज अभी भी स्टिल मेरे पास ही है और मैं जानता हूँ इसके बेस पर इससे पहले कि कोई और उन्हें खोज ले मैं उन सारे टॉम्स की तलाश कर सकता हूँ। और एमसी एक स्माइल पास करता है और वो बोलता है कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद एमसी बताता है कि जब पूरी दुनिया रेलिक के पावर पर रिलाय होने लगी, लेकिन तब मेरा मानना था कि हाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें अमेजिंग कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए सरप्राइज भरा दिन है। सबसे पहले मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि वो एक टॉम होगी जो मेरे एक्सपीरियंस को भी डर से कांपने पर मजबूर कर दे। और दूसरा, इस टॉम पर भेजे जाने पर मेरा मिशन उस कमीने द्वारा बिछाया गया एक जाल था। और एंड में जब मैं मरने वाला था तभी लास्ट में मैं 15 साल पीछे मुझे वापस भेज दिया गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ा चांस है। मैं किसी की ओर से पहले मैं सारा रेलिस को अपने नाम कर सकता हूँ। तभी उसे कोई जोर से चिल्ला के बोलता कि क्या तुम सुन रही हो। तभी जब एमसी पीछे देखता है तो ये औरत उस लड़के की माँ होती है जिससे कि एमसी ने दारू पीकर पीटा था। ये औरत एमसी से बोलती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है और आखिर तुम दूरी क्यों बना रहे हो और तुम इन गैंगस्टर से ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो और
क्या तुमको ये सब मजाक लग रहा है? और आखिर तूने मेरे बच्चे को क्यों पीटा? क्योंकि मेरा बच्चा अभी भी सीनियर हाई स्कूलर है और इसे जितनी भी डैमेज हुई है, क्या तुम इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? और अगर तुम्हें सेटलमेंट करनी है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें जेल जाने पड़ेंगे। और एमसी जो कि काफी परेशान हो गया तो सोच रहा होता है कि ये काफी अनोइंग है, सबसे पहले मुझे इस चीज से निपटना होगा। इसके बाद एमसी बताता है कि हालांकि यह 15 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीजें सब कुछ स्पष्टली याद है। उस हाई स्कूल के बंदे ने सबसे पहले मुझसे लड़ाई की और ये लड़का हर बार मुझे परेशान किया करता था, इसीलिए मैंने एक दिन इसके साथ में थोड़ा सा रूडलेस व्यवहार कर दिया। लेकिन ये बच्चा शुरू से इस चीज का प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि वो बच्चा जब फ्लोर पर गिरा तो मैं उसे हल्का सा ही टच किया था और एंड में मुझे उनसे माफी मांगनी पड़ी और उनके सामने गिराना पड़ा कि वो लोग सेटलमेंट अमाउंट को थोड़ा कम कर दे, क्योंकि वो लोग जितना मुझसे मांग रहे थे मेरे पास एक भी रुपया नहीं था उसे देने के लिए। मेरे पास मेरा मैन टूल और मेरा आर्कट्स रेलिक्स अभी भी मेरे पास नहीं थे और ये कितना बेकार है कि मेरे पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है और आखिर मैं इस तरह से सारे रेलिक्स को कलेक्ट कैसे करूंगा? अरे यार, मुझे लगा कि मेरे पास कुछ होने वाला है, लेकिन ये सब लगता है कि एक धोखा है। और एमसी जो कि इन चीजों से काफी कंफ्यूज था, इसीलिए उस औरत की बात पर वो ध्यान नहीं दे रहा था, जिस बात से औरत काफी गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती कि आखिर तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? अगर तुम्हें सामने से कोई बात कर रहा है तो तुम्हें उनके रिस्पॉन्स देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो औरत हमारे एमसी पर चाटा उठाती है मारने के लिए और ये देखकर सारे लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो एमसी होता है इस चीज का रियलाइज हो जाता है, जिसके बाद उस औरत के हाथ को पकड़ लेता है और इस चीज से एमसी भी काफी शौक होता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैंने इसे ब्लॉक कर लिया, और क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं 15 साल पीछे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ, जिसकी वजह से मेरी फाइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई हो। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। जिसके बाद एमसी उस औरत को थोड़ा शांत होने के लिए बोलता है और एमसी उस औरत से बोलने लगता है कि लड़ाई आपका बेटे ने स्टार्ट की थी और इसके अलावा आपको नहीं लगा कि आप दोनों मेरे खिलाफ काफी रिडिकुलस हो रहे हो? और शायद वो कहावत ठीक है कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसा माँ वैसा बेटा, जिस बात से लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और एमसी में मारने के लिए चल देता है। लेकिन जो एमसी होता है उसकी मुक्के को काफी इजीली डॉज कर लेता है और उसके हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और इस चीज से एमसी काफी सरप्राइज हुआ था और वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी काफी हल्की हो गई है। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अभी तक रैलिस की साइड इफेक्ट नहीं मिली है। तभी वहाँ पर काफी सारे पुलिस आते हैं और एमसी से बोलने लगता है कि आखिर तुम पुलिस थाने में क्यों इतना शोर मचा रहे हो? और तभी एमसी साहब बोल देता कि देखो, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, तो मुझे इस चीज का परवाह नहीं है, तो आप मुझे जेल में बंद कर सकते हैं। जिस बात से ये औरत काफी गुस्सा हो जाती है और वो एमसी पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम हमें सेटलमेंट मनी भरने की वजह तुम अपने नाम पे क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हो और तुमने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और एमसी जो कि सोच रहा होता कि क्रिमिनल रिकॉर्ड अब इस चीज का कोई भी मायने नहीं रहेगा और जब एक बार रैलिक्स अपेयर होने लगेगी तो पूरी दुनिया के उसमें आने वाली है। और ये अच्छा है कि मैं अभी फाइट करने के लिए काफी बेहतर हूँ, लेकिन इतना सही काम नहीं चलने वाला और मुझे अपने एक्सकवेशन की शुरू करने के लिए मुझे पैसे की भी जरूरत होगी और इस चीज को मुझे काफी जल्दी करनी होगी। और आखिर मुझे अभी क्या करनी चाहिए? और तभी एमसी काफी शौक हो जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ लिखा होता है जो कि फ्लोट कर रहा होता है। इस चीज से वो काफी हैरान था और वो अपने आंखों पे मारने लगता है कि क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी है। और स्क्रीन पर लिखा होता है कि टॉम राइडर सियो जिनहो, जो कि एक लो ग्रेड का पॉकेट मार है जिससे कि एक फावड़ा भी नहीं चलेगा। सियो जिनहो को लगता है कि शायद ये कोई रेलिक का काम होगा या शायद उस कौवे का काम होगा और सियो जिनहो कौवे पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो और आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी जिनहो के सामने स्क्रीन ओपन हो जाती है और स्क्रीन को देखकर एमसी बोलता है कि आखिर ये क्या बवाल है? और स्क्रीन पर टॉम रीडर की 4 बेसिक स्किल होती है, जिसमें से की सिर्फ एक ही अनलॉक होती है जो कि स्पाई आई होती है और उसकी रैंक एफ होती है। और सियो जिनहो इस स्किल की मदद से 1 मीटर तक चीजें को काफी स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन सियो जिनहो को ये सब चीजें एक गेम की तरह लग रही थी और सियो जिनहो फिर से कौवे पे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम क्या समझ रहे हो कि मेरे जिंदगी एक गेम है। तभी सियो जिनहो देखता है कि एक और विंडो ओपन होता है जिसमें उसे क्वेस्ट दिया होता है, जिसमें कि टॉम रीडर की 4 बेसिक स्किल को अवेकन करने के लिए होता है, जिसमें उसे फुल ब्लेड टॉम रीडर बनने के लिए उसे अपने चारों स्किल को अवेकन करना होगा। और एमसी की आवाज सुनकर वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, उससे शांत कराने के लिए बोलते हैं और तब एमसी को रियलाइज होता है कि इस विंडो को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और एमसी अपने स्किल को यूज करके एक चीटी को देखता है जिसे कि काफी क्लियर दिख रही थी और एमसी खुश होते हुए बोलता है कि ये काफी अच्छा है कि मैं 1 मीटर के अंदर चीजों को काफी अच्छी से ऑब्जर्व कर सकता हूँ और ये स्किल बिल्कुल मेरी आर्टिस्ट रैली का स्किल जैसी है। और क्या मेरे पास पहले से मौजूद सभी स्किल इस मोड में बदल जाएगा? और मेरी बेसिक स्किल जो कि 4 है, जिसमें कि मेरे पास एक है, इसका मतलब मुझे 3 और लेनी पड़ेगी। और अगर मेरा स्किल
ऐसा रहेगा तो वास्तव में मेरे लिए आर्चिट रेलिक के पीछे जाना कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सब काफी यूजफुल है, लेकिन आखिर उस क्राउ रेलिक का प्लान क्या है? और आमतौर पर रेलिक अपने मन से किसी का भी मदद नहीं करते, और तभी सियोन जिनू का दोस्त वहाँ पर आता है, जिसे कि थाना से छुड़ा कर ले जाता है। और एमसी का दोस्त भी एक पुलिस वाला ही है, और सियोन जिनू का दोस्त उससे बोलता है कि तुम इस चीज का टेंशन मत लो, मैं इन चीजों को आराम से संभाल लूंगा। सियोन जिनू अपने दोस्त को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद जिनू इसके बारे में बताता है कि जब वो अनाथ था तो किसी ने उसका सहारा दिया और वो एक बड़े भाई की तरह मुझसे व्यवहार करता है। और गाइस, इसका नाम किम होता है। जिनू किम को देखकर मुस्कुराता है और वो सोचता कि मुझे एहसास नहीं हुआ था कि ये 15 साल पहले इतना यंग था। तभी जिनू किम से पूछता है कि क्या पुलिस स्टेशन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का कोई रिपोर्ट आया है, सुपर नेचुरल ऐसी कोई चीजें, या तुम्हें कुछ याद हो? किम जिनू से बोलता है कि कहीं तुम पी तो नहीं रखे हो। थोड़ी देर बाद किम अपने दिमाग पर जोर लगाकर बोलता है कि सच कहूँ तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी पत्नी के पास निश्चित रूप से कुछ प्रकार की सुपर नेचुरल पावर है, क्योंकि वो मेरी सीक्रेट जगह को काफी आसानी से ढूंढ लेती है। जिनू किम को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि अभी तक कोई भी रेलक यूजर की अपीयरेंस नहीं हुई है। इसके बाद किम जिनू को बोलता है कि जाओ और जाके आराम करो, हम बाद में मिलते हैं। और चीनू जो कि सोच रहा होता है कि हालांकि टॉम्स वेरियस डिफरेंट जगह पर अपेयर हो रही है, लेकिन स्टिल अभी भी कोई भी सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, क्योंकि रेलिक्वियर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं सोचूं तो अभी मुझे अपने काम करने का परफेक्ट टाइम है, और क्योंकि मैं अपने स्किल को यूज कर सकता हूं तो मैं अपने प्लान पर काफी अच्छे से काम कर सकूंगा। और मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मनी। और शुरुआत में सबसे बेस्ट रेलिक जो कि यूरोप और अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, और आखिर में इन जगह पे जाने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा कर पाऊंगा? और तभी जीनू को कोई आवाज लगाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे गुंडे आ चुके थे। और तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि आखिर तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, और आखिर तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे, और अगर तुम सबसे यंगेस्ट हो तो तुम्हें अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। उन लोगों को देखकर एमजी थोड़ी देर के लिए शॉक होता है, और तभी वो हंसने लगता है और बोलता है कि तो चलो मुझे सोर्स मिल गया। और तभी वो आदमी फिर से बोलता है कि तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें हमसे झुक कर बातें करनी चाहिए। और जिसके बाद चिनू हमें इसके बारे में बताता है कि इस कमीने का नाम पार्क क्यों टी है, लेकिन मैं इसे पार्क ही बोलूंगा। जीनू बताता है कि पार्क पहले एक स्ट्रीट ठग था जो कि अभी एक आर्ट ब्रोकर बन चुका है, और ये अपनी बड़ी बहन पार्क क्यूंग के साथ में मिलकर ये लोग अपनी आर्ट गैलरी को चलाते हैं। और जब मैं हाई स्कूल में था तब मुझे कैश की जरूरत पड़ी थी, और तब मैं इनके यहाँ पर काम पर लग गया, और मैं इनके पास सिर्फ कुछ ही दिन के लिए काम करने के लिए आया था, लेकिन इन बास्टर्स ने मुझे यहाँ से इजीली नहीं जाने दिए, और ये लोग मुझे मेरी आधी उम्र तक यहाँ पर काम करवाया। और ऐसा नहीं था कि मैं काम करने में बेकार था, मैं दूसरों की तरह ही काम करता था, लेकिन मुझे उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिला जिस तरह से दूसरों को मिलता था। और उन्होंने मुझे पैसे की धमकी देकर मेरे गले में पट्टा डाल दिया और मेरे साथ कुत्ते जैसे व्यवहार किया। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का जो कि जिन्हों पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम्हें पिटाई की जरूरत है? और तभी जीनू उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिससे वो लड़का अपने साथियों के पास में जाके गिरता है। जिसके बाद जीनू उनसे बोलता है कि जाके अपने बॉस को बता दो कि अब मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। जीनू की इस बात से वो लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो जीनू की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जीनू उनसे बोलता है कि अब मेरे जाने से पहले मेरे जितने ही पैसे बाकी है उन सभी को मुझे देकर जाओ। और कुछ देर तक जीनू को देखने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि सच कहूँ तो देखो, अगर कोई अकेला रहता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो चलो अब हम इसके अकल को ठिकाने लगाते हैं। और वो बंदा जिनू को मारने के लिए जाता है, लेकिन जिनू उसके मारने से पहले ही उसके मुंह पर अपना पंच जड़ देता है, और जैसे ही वो आदमी गिरने लगता है अभी जीनू उसके मुंह को पकड़कर अपने पैर से मारता है, जिससे वो काफी दर्द से चिल्लाने लगता है। जीनू को इस तरह से लड़ते देखकर वो लोग काफी शौक हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिर वो इतना फास्ट कब से हो गया। और फिर से जीनू पे दो लोग जाके हमला करते हैं, लेकिन जीनू इन दोनों को काफी इजीली निपटा देता है। और ये देखकर चौदह काफी घबरा जाता है और बोलता है कि एक मिनट आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर एमसी इन लोग को बोलता है कि अगर तुम लोग को हो गए हो तो मुझे तुम लोगों के लिए कभी
बुरा लग रहा है क्योंकि दुनिया अब और कठिन होने वाली है। और जिन्हों सोच रहा होता है कि ये काफी अच्छा है कि मेरा बॉडी पहले तरह मूव करने में कैपेबल हो गया है, लेकिन मेरी करंट बॉडी इन सारे हमलों को झेल नहीं सकती। इसीलिए मुझे अपनी बॉडी को सबसे पहले मजबूत बनाना होगा। और तभी उन्हीं में से एक बंदा अपने पास से नाइफ निकाल लेता है और जिन्हों से बोलता है कि लगता है तुम्हें होश में लाने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। और तभी पार्क का साथी पार्क से बोलता है कि अगर तुम उस नाइफ को यूज कर रहे हो तो तुम उसे केयरफुली यूज करना। जिस पर पार्क भड़कते हुए अपने साथी से पूछता है कि मुझे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर पार्क का साथी पार्क से पूछता है कि ये नाइफ ट्रेड में बिकेगी और अगर इसमें थोड़ी सी भी डैमेज आई तो प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी जब जीनू उस नाइफ की तरफ देखा है तो उस नाइफ से ऑरा निकल रही थी और जीनू को समझ में आ जाता है कि ये कोई नाइफ नहीं बल्कि एक रेलिक है। खैर मुझे लगता है कि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। मोस्टली रेलिक लार्ज टॉम्स बनाकर पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन कुछ रेलिक जो कि सीक्रेटली ह्यूमन सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन एनीवे अब वो मेरा होने वाला है और हम देखते हैं कि जो पार्क होता है वो जीनू पर अटैक कर देता है, लेकिन जीनू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उसका नाइफ छीनकर उसके गले पर ला देता है। उसे बोलता है कि तो तुम मुझ पर चाकू भी चलाना चाहते हो। तभी पार्क के दो साथी जीनू पर अटैक करने के लिए आते हैं। जीनू पार्क को साइड में करता है और उनसे बोलता है कि तो चलो तुम लोग देखो कि आखिर एक नाइफ को परफेक्टली कैसे यूज करते हैं। जिसके बाद में जीनू इस रैली के पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण वह ह्यूमन बॉडी की इनर एक्टिविटीज को काफी इजीली देख सकता था। और जैसे ही पार्क के दो साथी जीनू पर अटैक करते हैं, जीनू वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं और वो उनके पीछे उन्हें अटैक करते हुए निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। जिसके बाद जीनू को ये पता चलता कि ये रैली किसी की पावर को भी पोजेस कर सकता है। जिसके बाद जीनू उन चारों से बोलता है कि रोना बंद करो, मैंने तुम लोगों को डीपली नहीं काटा है, लेकिन अगर तुम लोग मेरे पैसे देने से मना करते हो तो चीजें यहाँ से और बदतर हो जाएगी। और जीनू काफी गुस्से में उनसे बोलता है कि तो चलो तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे हैंड ओवर करो। और जीनू की ऐसे गुस्से देखकर वो लोग मान जाते हैं। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पार्क की सिस्टर को जो कि फोन पे बात कर रही होती कि क्या अगर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग मार भी खाए और अपना पैसे भी दे दिए और आखिर तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर पार्क अपने सिस्टर से बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उस कमीने को कल तक लड़ने की बेसिक भी नहीं पता था, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी काफी खतरनाक वाइब देती है। जिस पर पार्क की सिस्टर उनसे पूछते है कि आखिर तुम लोग का कितना नुकसान हुआ। जिस पर पार्क बोलता है कि मैंने बैंक में जितने पैसे थे मैंने सारे खो दिए और कुछ प्रोडक्ट जो कि ट्रेड के लिए जाने वाले थे। और जिस बात पर पार्क की सिस्टर काफी गुस्सा हो जाती है, उसे बोलती कि अगर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो इसका मतलब तुम लोगों ने उस बुद्धा स्टेचू को भी खो दिया। और जिसके बाद हम फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर जिरून से बोल रहा होता है कि आखिर तुम लोग इतने गरीब हो, क्या तुम लोग के पास इतने ही पैसे हैं। और जिस पर ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास जितना पैसा था हमने वो सारे आपको दे दिए। और जिसके बाद जिनू उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों की तलाशी लूंगा तो, और अगर तुम लोग के अंदर से कुछ भी मिला तो समझो तुम लोग मर गए। और जिस बात से ये लोग काफी डर जाते हैं और ये लोग जिनू को बुद्धा स्टैचू दे देते हैं। स्टैचू को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी वैल्यूएबल लगता है। जिस पर ये लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ये इतना भी वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन जो जिनू होता है वो बोलता है कि अगर ये वैल्यूएबल नहीं होता तो तुम लोग इसे मुझसे छिपा कर नहीं रखते, और वैसे भी अब ये मेरा हुआ। और जिनू इन लोगों को पूरी तरह से लूट कर चला जाता है। और पार्क की पूरी बात सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो उससे बोलती कि तो ठीक है अब तो वापस आ जाओ। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जिनू को देखते हैं जो कि उस बुद्धा स्टैचू को बेचने के लिए स्टोर पे गया होता है, जहाँ पर स्टोर का मालिक इस बुद्धा स्टैचू का दाम 50,000 रोन रखता है। जिनू इसका प्राइस बढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन स्टोर मालिक इसका प्राइस नहीं बढ़ाता है। और जिनू जो कि सोच रहा होता है कि ये काफी अजीब है, पार्क इसके लिए काफी बेचैन था और आखिर वो इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहा था कि इसका कीमत लाखों में होनी चाहिए थी। जिसके बाद जिनू उस स्टोर से निकल जाता है और जिनू जो कि उस स्टैचू को नहीं बेचा होता है उसे देखकर वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि इसका हाई वैल्यू होगा, और क्या मेरे जजमेंट में कोई गलती थी क्योंकि मेरे पास मेरे आर्टिक रेलिक नहीं है। और तभी जिनू को उस बुद्धा स्टैचू से कोई एनर्जी महसूस होती है और तभी सिस्टम ओपन होती है और सिस्टम बताता है कि आपने इस बुद्धा स्टैचू से सस्पिशियस एसेंस को महसूस किए हैं। इसके बाद जिनू बोलता है कि इसका मतलब इस स्टैचू के अंदर कुछ तो है, और आखिर इस स्टैचू के अंदर क्या हो सकती है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्क इस स्टैचू के लिए इतना रो रहा था और आखिर वो
50,000 के लिए रोएगा ही क्यों। तो चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। जिसके बाद वो नाइफ निकाल लेता है और उस नाइफ से बड़े स्टाइल में उस बुद्धा स्टैचू को काट देता है, जिसमें से कि एक शीशी निकलता है और उस शीशी के अंदर लिक्विड ड्रग होती है। और जिन्हों को समझ में आ जाता है कि ये एक नशे का चीज है। और जिसके बाद जिन्हों को समझ में आ जाता है कि वो लोग आर्ट गैलरी के आड़े में वो लोग ड्रग्स सफाई कर रहे हैं। और अगर ठीक से मुझे याद है तो उनके पास काफी सारे आर्ट वर्क है। और क्या हुआ कि उन सभी में भी ड्रग्स हो गई। और जिसके बाद जिन्हों किम को फोन लगाता है और वो किम से बोलता है कि अगर हम ड्रग्स सप्लायर को पकड़वा दे तो हमें कितना मिलेगा। शायद 10 करोड़ तक इनाम रखी गई थी। इस पर किम बोलता है हाँ। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम पार्क की सिस्टर को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही होती है और वो उससे माफी मांग रही होती है कि आपका माल जल्दी पहुंच जाएगा, शायद हमें बनाने में काफी लेट हो चुकी है। बस मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि आप कुछ दिनों तक साथ रहे, क्योंकि किसी ने हमारे पे नजर रखी हुई है। लेकिन पार्क की सिस्टर को काफी गाली सुननी पड़ती है, जिस वजह से वो उस व्यक्ति से माफी मांगती है कि मैं इस चीज को जल्दी से खत्म करने वाली हूँ। इसके बाद वो फोन कट कर देती है, जिसके बाद वो उस पर गुस्सा करती है। और तभी वहाँ पर कोई आता है जो कि पार्क होता है और पार्क के हाथ में हथकड़ी लगी होती है और उसके साथ में किम भी होता है। लेकिन पार्क की सिस्टर इस चीज पर ध्यान नहीं देती कि उसके साथ में पुलिस आई है और वो उसी पर चिल्लाने लगती है कि आखिर क्या तुमने बुद्धा स्टैचू को वापस लाया कि नहीं, और आखिर तुम मार खाकर क्यों आए हो। और जिस पर पार्क रोते हुए बोलता है कि हम पकड़े गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जिस बात से पार्क की सिस्टर बोलती है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी जो किम होता है पार्क की सिस्टर से बोलता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम लोग ड्रग्स के स्मगलिंग करते हो और यहाँ तक कि तुम लोग उसे सप्लाई भी करते हो। और जिस पर पार्क की सिस्टर उससे बोलती कि हम सिर्फ आर्ट वर्क को डील करते हैं और हम ऐसी कोई हरकतें नहीं करते। लेकिन तभी जो किम होता है वो अपने पास से वही लिक्विड वाली शीशी निकाल लेता है और वो पार्क की सिस्टर से बोलता है कि देखिए आप नंगे हाथों पकड़ी गई हैं और वैसे भी अपराधी कभी नहीं बोलता कि वो अपराध किया है और हमने आपके खिलाफ सारे एविडेंस को जमा कर लिए हैं। और हमको इतना ही पता है कि आपके पास इतना ही नहीं है बल्कि आपके गोदाम में और भी चीजें पड़ी हुई हैं। पार्क की सिस्टर जो कि काफी गुस्से में होती है और सोच रही होती है कि ये कमीने को जियोंगजी में पड़ी वेयर हाउसेस के बारे में ही पता है, लेकिन उन वेयर हाउस के स्टोरेज में सभी में अलग अलग पासवर्ड है। ये काफी अच्छी बात है। और पार्क की सिस्टर को ऐसा लगता है कि अब ये लोग मुझे क्या ही उखाड़ लेंगे। जिसके बाद वो किम पर चढ़ के बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो आप हम लोगों को ऐसे ही बदनाम नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि आप पुलिस है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन तभी जो किम होता है अपने हॉकी टॉकी को निकालता है, जिसमें से की आवाज आती है कि हमने हवास योंग आर्ट गैलरी में जितने भी आर्ट वर्क थे हमने सारे को चेक कर लिया है और हमें उन सभी के अंदर ड्रग्स मिली है। और की सिस्टर इस बात से काफी शौक होती है और वो उनसे पूछती कि आखिर आप सभी लोग मेरे स्टोरेज रूम को कैसे खोले। और ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उन सभी में अलग अलग पासवर्ड लगी हुई थी। जिस पर किम हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन हमारे अपने तरीके हैं और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे साथ कोई है जो कि हमारी हेल्प कर रही है। और गाइस कोई और बंदा नहीं होता बल्कि हमारा जिन्हो होता है। जिसके बाद एक पुलिस वाला जिन्हो से पूछता है स्टूडेंट जिन्हो यहाँ पर एक और स्टोरेज रूम है और इसे अभी तक नहीं खोला गया है। जिन्हो भी लाइक अरे हम काहे को है यहाँ पे। और जिसके बाद जिन्हो उस स्टोरेज रूम को खोलने लगता है, पुलिस वाला उससे पूछता है कि मैं काफी हैरान हूँ कि तुम इस चीज को काफी आसानी से कर ले रहे हो। जिस पर जिन्हो बोलता है कि हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद जिन्हो बताता है कि हाँ ये सच है कि मेरी मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग है और आप इसे मेरे एक स्किल के रूप में भी मान सकते हैं। और क्योंकि यही स्किल के कारण मेरे जीवन में मेरे लाइफ में मेरा उपयोग करना चाहता था और जब मैं उस वेयर हाउस में काम किया करता था तो मुझे काफी डिफिकल्टी महसूस होती थी क्योंकि उस सारे स्टोरेज रूम में पासवर्ड अलग अलग थी। इसीलिए मैंने अरे पासवर्ड को याद कर लिया था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये इस तरह से काम कर रहा है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। और अब मुझे रिवॉर्ड के रूप में मनी मिलने वाली है जिससे मेरी फंडिंग जमा हो जाएगी, जिससे मैं रैली को कलेक्ट करने में मुझे काफी आसानी होने वाली है। और जिसके बाद पुलिस वालों को वहाँ भी काफी सारे ड्रग्स मिलती है, जिस बात से जीनू को धन्यवाद बोलते हैं। और जिसके बाद जीनू उनसे बोलते हैं कि क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं जो कि पार्क की सीटर को पकड़ के ले जा रहा था। तभी जीनू उसके पास कॉल करता है और जिस पर जीनू बोलता है कि मुझे पार्क के सीटर से बात करनी है। और जिसके बाद किम पार्क के सिस्टर को बोलता है कि आपसे कोई बात करना चाहता है। जिसके बाद जीनू पार्क के सिस्टर से बोलता है कि हाय आंटी, क्या आपको पता चला कि मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपको अपनी वर्कर से काफी अच्छे से ट्रीट करनी चाहिए और अगर आपके पास कोई काम करे तो उसे पूरे पैसे भी देने चाहिए। पार्क की सिस्टर जिन्हों की आवाज सुनकर वो बोलती है कि तो कमीने तुम हो
और ये सब तुम्हारी वजह से हुई है। इस पर जिन्हों बोलता है कि तो पता चल गया, तो आपको हर महीने आपको पासवर्ड भी बदलनी चाहिए थी। खैर, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप जाइए और जेल की रोटी का एंजॉय कीजिए। इसके बाद पार्क की सीटर काफी गुस्सा हो जाती है कि जिन्हों मैं तुम्हें मार डालूंगी और बाद में तुम्हें इस चीज के लिए रिपेयर करना होगा। जिसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और बोलता है कि आज मुझे काफी फ्रेश लग रहा है। तभी उसकी मोबाइल पे मैसेज आती है जो कि किम की होती है और किम ने उसे सारे रिवॉर्ड दे दिए होते हैं और किम जिनू से बोला होता है कि तुम अपने पैसे को अच्छी जगह पे यूज करना। और जिनू जो कि सोचता है कि वो मेरे बारे में काफी सोचता है, लेकिन अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे स्टार्ट करने के लिए फंड्स मिल चुकी है और अब मैं टॉम्स को देखना स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं उस कमीने टाइजून से पहले सारे रेलिस को ढूंढ लूंगा। और बेटे, तुम मेरा बस इंतजार करो। और तभी जिन्हों ये देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके घर के ऊपर एक टॉम जो कि अपायर हो चुकी थी। तो गाइस, स्टोरी में अब तो काफी मजा आने वाला है। जिसके बाद में हम और लास्ट में हम पार्क की सिस्टर को देखते हैं जो कि जेल से छूट के आ चुकी होती है। यार क्या कानून है यार इसका, इतने जल्दी वापस आ गई है। हम स्टोरी को देखते हैं कि वो किसी पे काफी गुस्सा कर रही होती है कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ और मुझे बदला लेना है। और जीनू की पूरी अपार्टमेंट जो कि एक टोम्स के अंदर आ चुकी थी और जीनू को इससे पता चल जाता है कि ये एक रैली का काम है और अपार्टमेंट के बगल में काफी सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन सभी की भी अपार्टमेंट जो कि उस टोम्स के अंदर आ चुकी थी। जिसके बाद जीनू वहां से साइड हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे लिए ये चीज सरप्राइजिंग नहीं है लेकिन दूसरों के लिए ये काफी चिंता करने वाली होगी। और क्योंकि रेलिक्स और टॉम्स के अंदर काफी पावर्स है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस होना आम बात है। जिसके बाद जीनू को याद आता है कि जब वो पिछली बार ये फेनोमेना हुआ था तो इसके रूममेट ने किसे कॉल किया था और उसने मुझे बताया था कि अचानक हमारे अपार्टमेंट जो कि डिसअपीयर हो गई है। और उस समय मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो रही है क्योंकि मैं उस समय पार्क के लिए काम कर रहा था। लेकिन जब मैं अपने अपार्टमेंट आया तो सब कुछ जो कि नॉर्मल हो चुकी थी और इसका मतलब ये था कि किसी ने सक्सेसफुली टॉम को क्लियर कर दिया था। और इसका मतलब जो भी कोई उस दिन उस टॉम्स को क्लियर किया था इस दिन हमारे आसपास ही था। लेकिन इस बार मैं उस व्यक्ति को हरा दूंगा क्योंकि वो रेलिक मेरा है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक आर्मी ऑफिसर एक सिटीजन पर गोली लेके खड़ा होता है और सिटीजन जो कि बोल रहा होता है कि प्लीज मुझ पर गोली मत चलाइए। तभी जिन्हों देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त होता है जिसका की नाम डोंग यूंग है। और इधर आर्मी ऑफिसर उस पर काफी चिल्लाते हुए बोल रहा होता कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो। लेकिन तभी जीनू उस आर्मी ऑफिसर के मुंह पर एक लात मारता है और जीनू आर्मी ऑफिसर से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक सिविलियन पर बंदूक चला सको। और जिसके बाद जीनू अपने दोस्त डोंग से बोलता है कि काफी समय हो गया और तुम अभी भी काफी जवान हो। और जिसके बाद आर्मी ऑफिसर उठने लगता है। जीनू से बोलता है कि लगता है तुम्हें होश आ गया। आर्मी ऑफिसर जीनू से माफी मांगता है, उससे बोलता है कि मैंने अपना आपा को खो दिया था, इसके लिए सॉरी। जिसके बाद जीनू उस आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि आखिर वह बताएं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर यहाँ पर मिलिट्री क्या कर रही है और क्या ये इशूज पुलिस नहीं समझ सकती। और जीनू जो कि सोच रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ है और आखिर इन लोगों ने यहाँ पर सोल्जर को क्यों भेजा। जिसके बाद जीनू आर्मी ऑफिसर से पूछता कि क्या आप लोग डॉम्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। आर्मी ऑफिसर जीनू से बताता है कि ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। जिसके बाद जीनू सोचने लगता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे इसका कारण जानना है क्योंकि मैं जितना जानता हूँ सरकार यहाँ पर मेरी राइवल हो सकती है। और क्या इस समय हमारी कंट्री को रेलिक्स की एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम है। और जिसके बाद जीनू आर्मी ऑफिसर से बोलने लगता है कि आखिर आप बकवास करना बंद कीजिए क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसीलिए मुझे इस चीज को जानने का अधिकार है और मुझे ये जाननी है कि पूरी मिलिट्री वेपन से लेस यहाँ पर क्या कर रही है। और मुझे लगता है कि आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं आप एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि एक नागरिक के ऊपर बंदूक तानने पर अधिकारियों को तुम्हारी शिकायत मैं कर सकता हूँ और इसीलिए ट्वीट बनना बंद करो, मुझे सिर्फ ये रीजन जाननी है। और इसके बाद आर्मी ऑफिसर जो कि डर चाहता है उससे बताता है कि हम सिर्फ टॉम्स के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे और उसके अंदर जो भी चीज है हम उस चीज को निकाल लेंगे। और हाँ, आपको इस चीज का चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने सारी जगह को अच्छी तरह से तलाश लिया है, आपको इस चीज से कोई भी डेंजर नहीं होगी। और यहाँ तक कि अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हम इस चीज को एश्योर करेंगे कि किसी भी सिटीजन को कोई भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हमने फॉरेन एक्सपर्ट को बुलाया है। लेकिन जिन्हों जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं, टॉम्स को एक्सप्लोर करके उसके अंदर जाना काफी मुश्किल है लेकिन फॉरेनर एक्सपर्ट हो तो इसका मतलब ये है। और जिसके बाद जिन्हों आर्मी ऑफिसर से बोलता है कि हमें बताने के लिए शुक्रिया, अब मैं सेफ फील कर सकता हूँ। और जिसके बाद जिन्हों उस ऑफिसर को बाय बोल कर वहां से चला जाता है। और जिसके बाद
डोंग जीनू से पूछता है कि आखिर उस पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें क्या कहा, और जिस पर जीनू डोंग से बोलता है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि तुम्हें यहीं रहना होगा। और जिसके बाद जीनू वहां से चला जाता है और डोंग उसे बोलते रहता है कि एक मिनट, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और जिसके बाद डोंग सोच रहा होता है कि ये कुछ समय से काफी अजीब बिहेव कर रहा है। और जिसके बाद हमें टॉम्स के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी मिलिट्री होती है। तभी हमें एक लड़की को देखते हैं और जिसका की नाम लिंडा वालकर होती है, और जो कि एक अमेरिकन CIA एजेंट होती है। और वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है और उससे बोलती है कि क्या आप इस चीज के बारे में अश्योर है कि कोरियन गवर्नमेंट को टॉम्स के बारे में अभी तक नहीं पता। और जिस पर फोन वाला व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज के लिए श्योर हूँ, और आखिर तुम बार बार मुझसे क्यों पूछते रहती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर सोल्जर का होने का कोई चांस ही नहीं होता। और जिस पर फोन वाला व्यक्ति बोलता है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वे हमारे मामले में हमारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, तुम मुझसे बार बार सवाल मत करना क्योंकि वहाँ पर काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि इंग्लिश को समझते हैं। और आखिर अब तक मिशन कैसा चल रहा है। और जिस पर लिंडा बोलती है कि एक्सप्लोसिव जो कि कुछ ही देर में फटने वाली है और हमारी प्लान अभी तक स्मूथली चल रही है। और जिसके बाद फोन वाला बंदा लिंडा से बोलता है कि टॉम्स की पूरी तरह से जांच करना और अगर संभव हो तो रेलिक को भी चुरा लेना। और तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और लिंडा से गुड इवनिंग बोलता है। और जिसके बाद लिंडा उसे देखकर बोलती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इस पर्सन का नाम अबे क्यूसी होता है जो कि मेंबर ऑफ द जेपनीज एक्सकवेशन टीम से होता है, जो कि लिंडा से बोलता कि ओ क्या बात है, तुम तो काफी सरप्राइज लग रही हो और तुमसे अधिक मेरा यहाँ होना स्वाभाविक है, क्या तुमको नहीं लगता। और क्योंकि हम एक पड़ोसी देश है इसीलिए ये समझ में आता है, लेकिन आप तो अमेरिका से हैं जिसकी लंबाई काफी दूर है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ। और क्या बात है, तुम लोग दूसरे देशों से चोरी करने में काफी आगे हो। इस बात से लिंडा काफी गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि हम बस इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन में इसे ले जाने के लिए इन रैलीज को रिकवर कर रहे हैं और हमारा मिशन शांति बनाए रखने पर फोकस है और इन रैलीज के रिकॉर्डिंग सेफ एक्सपेरिमेंट करने में ध्यान दे रहे हैं। और जिस पर क्यूसी लिंडा से बोलता कि अगर ऐसी बात है तो हम जिस स्टेटमेंट में चल रहे हैं, तो यदि हम सेफ रूप से एक्सपेरिमेंट करने का वादा करते हैं तो हम खुद भी रैली को मांग सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम लोग इस चीज का अनुमति नहीं दोगे। खैर, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इस चीज का गारंटी देता हूँ कि वो रैली हमारी होगी। जिस पर लिंडा क्यूसी से बोलती है कि तुम इस चीज को लेकर काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो। और इन दोनों को बात करते हुए जो कि जिन्हों देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और ये दोनों काफी अलग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें से एक अमेरिकन CIA है और दूसरा जापानीज एक्सकवेशन टीम से है। और हालांकि टॉम्स पूरी दुनिया में अपेयर होने लगी है, लेकिन पहले रेलिक्स और टॉम्स की एग्जिस्टेंस को पहले उसे ओमिनस माना जाता था। और जिस भी भाई को ओमिनस का मतलब नहीं पता और जाके गूगल कर लो भाई, पूरी डिटेल मिल जाएगी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उस समय कुछ ऐसे भी कंट्रीज थे जो इन रेलिक्स के एग्जिस्टेंस के पीछे का अर्थ जो कि समझने लगे थे, और उन देशों में अमेरिका और जापान जो कि इसके बारे में उन्हें सबसे पहले महसूस हो चुका था। और जिसके बाद वो लोग रेलिक्स पर क्लासिफाइड रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और जो दूसरी कंट्री में पाई जाती थी वो लोग उसकी स्मगलिंग करते थे। और जिन्हों जो कि सोच रहा होता है कि लेकिन मैं इस बार तुम लोगों को ये रेलिक नहीं लेने दूंगा क्योंकि यह भी मेरा है, लेकिन अभी भी उन लोगों ने कोई भी चाल नहीं चली है और वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बची है। लेकिन रुको, उन लोगों ने कहा था कि वो लोग टॉम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसीलिए लगता है कि वो लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और जिसके बाद जिन्हों मुस्कुराता है और सोचता है कि तो ठीक है, तुम लोग दोस्ती करो, तब तक मैं इस चीज को सबसे पहले करने वाला हूँ। और जिसके बाद जिन्हों एक जगह पे जाता है जहाँ पर भी कुछ लिखा होता है और जिसे कि टॉम ग्रिफ्स कहा जाता है। और जिन्हों जो कि सोच रहा होता है कि रेलिक्स जो कि काफी फनी एंटिटीज होती है और वो लोग अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि पूरा वर्ल्ड उन पर नोटिस करे, और वो लोग खुद को ऐसा सोचते हैं कि वो लोग कोई फैंटेसी वर्ल्ड में मेन कैरेक्टर है। और तभी जिन्हों सामने देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी लंबी चौड़ी टॉम ग्लिफ्स लिखी होती है। और जिसके बाद जिन्हों हमें बताता है कि यदि आप इन ग्लिफ्स को समझने में कैपेबल है तो यह आपको बताता है कि टॉम्स का प्रवेश द्वार कहाँ है और इसके अंदर किस तरह की ट्रैप्स लगाई गई है। और अगर आप इस ग्लिफ्स को समझ जाते हैं तो ये आपको हर चीज काफी डिटेल में बताती है। और जिन्हों बताता है कि तुम लोग इसे ऐसा ही मार सकते हो कि ये एक ट्रैप की तरह काम करती है, जो लोग इसे परफेक्टली नहीं समझ पाते हैं ये उसके लिए काफी खतरनाक होती है, लेकिन मैं इसे सही ढंग से समझने में कैपेबल हूँ। और जैसे ही जिन्हों उन टॉम ग्लिफ्स
डेस्क पर अपना हाथ रखता है तभी जिन्हों को पता लग जाता है कि एंट्रेंस कहाँ पर है और तभी जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही सिस्टम ओपन होती है जिन्हों से बताया जाता है कि आपने एक नया टाइटल को अनलॉक किया है जिसका की नाम एक्सपेशनल डिस्क्रिप्टर होती है और जिसके कारण उसे एक स्किल भी मिलती है और जिसमें कि उसकी टॉम रीडर की बेसिक स्किल अवेकन होती है जो कि लैंग्वेजिस्टिक होती है जो कि एफ रैंक पे होती है और जिन्हों अपने इस स्किल से कोई भी लैंग्वेज सीख या समझ सकता है काफी इजीली और जिन्हों रेलिक्स की बातें सुन सकता है और उनसे काफी अच्छी कम्युनिकेट कर सकता है और इस स्किल का एक और फायदा होता है कि जिन्हों रूनिक ग्लिप्स को दूसरे से काफी बेहतर तरीके से समझ सकता है और अब तक जीरो की टॉम लीडर की बेसिक स्किल्स में दो स्किल जो कि अनलॉक हो चुकी थी जो कि पहला स्पाई और दूसरा लैंग्वेजिस्टिक होती है और तीसरा अभी बाकी है और जिस पर जीरो बोलता है कि हाँ ये थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन तुम मेरे मुंह के सामने से विंडो को हटाओ क्योंकि मुझे सामने कुछ नहीं दिख रहा और जिन्हों तो ये सोच रहा होता है कि मुझे अभी अपनी दो स्किल को और अनलॉक करनी है और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हमें कहीं और का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कि एक पुल के नीचे एक पिलर जो कि काफी ग्लो कर रहा होता है और उसपे कुछ ग्लिप्स जो कि लिखी होती है और तभी वहाँ पर जीनू आता है और वो बोलता है कि तो फाइनली मैं इसे ढूंढ लिया तो चलो मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके बाद वो अपने नाइफ को निकालता है और उस एड्रेस पे अटैक करने लगता है जिससे कि वहाँ पर एक तेज रोशनी निकलती है जो कि बाहर तक जाती है और जैसे ही जिनू उस पर अटैक करता है तो सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसे वार्निंग लिखी आती है और सिस्टम उसे बताता है कि आपकी तरफ एक इंसान ऑरा जो कि बढ़ रही है और तभी जहाँ पर जिनू ने अटैक किया होता है वहाँ से एक काफी तेज रोशनी जो कि बाहर की ओर निकलती है और जिससे कि उस लाइट को निकलते हुए लिंडा और कियोशी भी देख रहे होते हैं और तभी लिंडा का एक आदमी लिंडा से बोलता है कि ऐसा लगता है कि एंट्रेंस द्वार जो कि खुल गया है और जिस पर कियोशी बोलता है कि एंट्रेंस द्वार उस लाइट की तरफ है और वो उधर जाने लगता है और लिंडा उसे रुकने के लिए बोलती है और जिसके बाद कियोशी एक आर्मी ऑफिसर के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहीं पे खड़े रहना और ये ध्यान करना कि कोई भी सिविलियन इसके अंदर ना आ पाए और जिसके बाद लिंडा और कियोशी उस एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं लिंडा कियोशी से बोलती है कि तुम काफी झूठे हो और जिस पर कियोशी बोलता कि ये चीज तुम भी जानती हो कि अगर वो लोग हमारे काम में इंटरफेयर करेंगे तो हमें काम करना काफी मुश्किल होने वाला है और इस चीज को तुम तो जानती ही हो और जिसके बाद ये दोनों उसी एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं जिस पर कियोशी बोलता है कि नीचे काफी लाइट है हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और जिसके बाद जो लिंडा होती है एक पतल फेंक के देखती है जिसके बाद वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि नीचे काफी गड्ढा है लेकिन जो कि वैसे होता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है नीचे पानी होगा और जिसके बाद वो नीचे वो कूद जाता है और लिंडा उसे रुकने के लिए बोलती है और अब हम जिन्हों को देखते हैं जो कि एक सुरंग से होते हुए जा रहा होता है और जिसके बाद जिन्हों को पता लग जाता है कि वो दोनों भी उसके पीछे आ रहे हैं और जिस पर जिन्हों बोलता है कि वो कितने बेवकूफ है तो चलो मैं उनके लिए ये चीजें हार्ड कर देता हूँ जिसके बाद वो उन ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है और जिसके बाद हम कियोशी को देखते हैं जो कि पानी में से निकल रहा होता है तभी वहाँ पर लिंडा रस्सी से लटकते हुए आती है तभी उन दोनों को किसी चीज का आवाज सुनाई देती है और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं तभी उनके सामने एक पानी का लहर जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और वो लोग ये देखकर दौड़ने लगते हैं लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो दोनों उस पानी के लहर में डूब जाते हैं जिसके बाद में हम जिन्हों को देखते हैं जो कि कहीं पे आता है और बोलता है कि फाइनली मैं इस चीज को ढूंढ लिया जिसके बाद में हम देखते हैं कि जिन्हों एक छोटे से तालाब के पास में खड़ा होता है जिसके बाद में वो अपने पास से अपने नाइफ को निकालता है और सोचता है कि मेरे पास सिर्फ अभी यही है और मुझे इसी से काम कराना होगा जिसके बाद वो अपने नाइफ को उस तालाब में फेंक देता है कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उस तालाब से एक जायंट स्नेक निकलता है और जो कि जिन्हों से बोलता है कि आखिर किस गरीब व्यक्ति का इस पुल में सामान गिरा है और जिसके बाद वो जायंट स्नेक अपने मुंह को खोलता है जिसमें कि दो नाइफ होती है जिसमें कि एक गोल्ड की होती है और दूसरी जो कि सिल्वर की होती है और वो स्नेक जिन्हों से बोलते कि आखिर इनमें से तुम्हारा कौन सा है जिन्हों स्माइल पास करता है और वो सोचता है कि ये काफी इजी क्वेश्चन है और जिसके बाद जिन्हों हमें बताता है कि इस टॉम के रेलिक को गोल्ड और सिल्वर एक्स कहा जाता है जो कि एक फेमस कहानी पर प्रसिद्ध है और जिसके बाद जिन्हों बताता है कि ये स्टोरी दूसरे देशों में काफी फेमस है लेकिन गाइस मेरा मानना है कि ये स्टोरी इंडिया में काफी फेमस है और जिनको जिनको इस स्टोरी के बारे में पता चल गया वो कमेंट करके जरूर बताना और जिसके बाद जिन्हों बताता है कि यही कारण है कि फॉरेनर्स इस ट्रायल को काफी इजीली क्लियर कर दिए थे बट लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि अब ये रेलिक मेरी है और जिसके बाद जिन्हों उस सांप
आपसे बोलता कि ये दोनों लाइफ मेरी है। और जीनो के ये जवाब सुनकर जायंट स्नेक भी काफी शौक हो जाता है और जिसके बाद जायंट स्नेक जीनो का ओरिजिनल लाइफ निकाल कर उसे बोलता कि ये तुम्हारा है। और जिसके बाद जीनो हमें बताता है कि अगर मैं सही जवाब दे देता तो न सिर्फ मुझे मेरा नाइफ मिलता बल्कि मुझे सिल्वर नाइफ भी और गोल्ड नाइफ भी अभी मेरा होता। लेकिन और जिसके बाद जीनो जायंट स्नेक से बोलता कि मैं अपने स्वॉर्ड को चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो मेरा ही है या नहीं है। और जिस पर जायंट स्नेक जीनो से बोलता कि तुम चेक कर सकते हो। जिसके बाद जीनो अपने स्वॉर्ड को उसके मुंह से निकालने लगता है, लेकिन तभी जो जीनो होता है अपने स्वॉर्ड से उस जायंट स्नेक पर अटैक कर देता है। जिस पर कि जायंट स्नेक जीनो से बोलता कि आखिर तुम क्या कर रहे हो और अब जब तुम अपने ट्रायल को कंप्लीट करने में काफी क्लोज हो तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर जीनो जायंट स्नेक से बोलता कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारे रेलिक पर भरोसा नहीं करता और भले ही मैं क्यों ना इस ट्रायल को पास कर दूं, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि तुम मुझे कुछ रिवॉर्ड दोगे भी। और वैसे भी तुम्हारे रेलिक्स हमेशा एक जैसे ही रहती है और कौन कह सकता है कि तुम मुझे जो इनाम दोगे वह मुझे एक साइकोपाथ मर्डर नहीं बना देगा। और जिस पर जायंट स्नेक बोलता है कि आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन को इस चीज के बारे में कैसे पता चला। और जिसके बाद जीनो हमें बताता है कि सिल्वर एंड एक्स का ओनर जो कि उस बार मर्डर बन गया था और इस रैली के कारण काफी लोगों की जान गई। और इसके बाद जीनो जायंट स्नेक से बोलता है कि तुम मुझे एक नकली रैली का रिवॉर्ड दोगे और जिस पर की कर्ज लगा हुआ है और तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था। और ये आयरोनिक है कि इस ट्रायल का पर्पस सबसे पहले ईमानदारी का था। और जिसके बाद जीनो एक छलांग लगाता है और उस जायंट स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है और अपने स्वॉर्ड से उस पे अटैक करने लगता है और जिससे जायंट स्नेक को काफी दर्द हो रही थी। और जिस पर जीनो जायंट स्नेक से बोलता कि इसका मतलब तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें तो अपने कर्मों के लिए और दर्द झेलना पड़ेगा। और जिस पर जायंट स्नेक जीनो से बोलता कि क्या तुम सचमुच में इस बात पे विश्वास करते हो कि तुम मेरा उपयोग करने का अधिकार अर्न कर सकते हो। और जिसके बाद जीनो हमें बताता है कि ट्रैप से भरे स्टॉर्म के माध्यम से अगर तुम सक्सेसफुली उस ट्रैप को पास कर लेते हो तो आपको रिवॉर्ड के रूप में रेलिक दिया जाएगा। और जब तुम ट्रायल को पार कर लेते हो और अपने ओवरकम पर काबू पा लेते हो रेलिक यूजर्स को वेरियस डिफरेंट एबिलिटीज मिलती हैं। और जिसके बाद रेलिक यूजर और रेलिक के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाती है जिसे नॉर्मल रिलेशनशिप माना जाता है। हालांकि डिजाइन के आधार पर रेलिक हमेशा ह्यूमन के प्रति गहरी नफरत रही है और उनका उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना होता है। और रेलिक के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ह्यूमंस जो कि कोई बीमारी के कारण मारे जाने लगते हैं और जिस वजह से जिन रेलिक यूजर के पास हीलिंग रेलिक थे उनके पास बहुत अधिक पावर और अधिकार थे। और यही कारण है कि सीओ क्वान द्वारा मुझे यूज किया गया और मुझे इस रेलिक के साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी है। और हम देखते हैं कि जिनु अपने स्वॉर्ड को उस जायंट स्नेक के अंदर घुसाने लगता है और जिस वजह से जायंट स्नेक को भी काफी दर्द हो रहा था। और हम जिनु को देखते हैं जिसका फेस काफी डरावना लग रहा होता है और वो जायंट स्नेक से बोलता है कि तो चलो हम देखते हैं कि तुम कब तक इस चीज को सहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना डोमिनेंस दिखाऊंगा और तुम्हें फोर्स करूंगा कि तुम मेरे सामने सबमिट करो। और जिनो उस जायंट स्नेक पर बार बार अटैक करने लगता है जिस वजह से जो जायंट स्नेक होता है और दर्द में चिल्लाने लगता है और जिनो से बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम ह्यूमन, आखिर ऐसा कैसे हो सकते हो। लेकिन जिनो जायंट स्नेक से बोलता है कि ओ इसका मतलब तुम्हें दर्द हो रहा है, तो चलो हम देखते हैं कि तुम इसे कितने देर तक सहती हो। और जिनो उसकी बॉडी में अपनी स्वॉर्ड को धसा देता है और सोचता है कि मैं अपनी पूरी डोमिनेंस को इस पर चढ़ा के ही रहूंगा। जिसके बाद जिनो बताता है कि अगर आप रैली को यूज करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट होना चाहिए और यदि आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं रहेगी तो एक दिन आपको रैली की कंट्रोल कर लेगा। और स्कॉलर के द्वारा टैलेंट को 3 मैन ग्रुप में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट ग्रुप जो कि सोशल एबिलिटी थी जो कि एक रैली के साथ में रिलेशनशिप बनाने के लिए थी और सेकंड ग्रुप जो कि डोमिनेंस की थी जिसमें तुम रैली से कोई भी पावर को ले सकते थे और उस पर डोमिनेंस कर सकते थे। और थर्ड ग्रुप जो कि कॉम्पिटिबिलिटी थी जिससे कि यूजर और रैली के बीच काफी पावरफुल कॉम्बिनेशन थी, मानो वे स्वर्ग से बनी गई जोड़ी हो। लेकिन ज्यादातर मामलों में अधिकांश लोग अपने सोशल एबिलिटी को ही राइज कराएंगे और इसको उपयोग करना उन तीनों में से काफी आसान है। और फिर भी ये रैलिक्स की फुल बेनिफिट देती है, लेकिन उस रूट पे जाना काफी ब्रूटल है। और जब रैलिक्स अपने ओनर से फ्रेंडली हो जाते हैं तब वो अपने पॉइजनस ऑरा को रिलीज करते हैं जिससे ओनर जो कि बीमार हो जाते हैं। और इसीलिए मैं कभी सोशल एबिलिटी यूज नहीं करूंगा, वो सब चीजें एक सोशल एबिलिटी डॉग के लिए है। और जिसके बाद जीनो उस जायंट स्नेक से बोल सके तो चलो रैलिक आप अपने आप को मेरे सामने सबमिट करो और अगर तुम मेरे सामने सबमिट
कमिट करना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ठीक है। और इस टाइम पर जिन्हों काफी गुस्से में लग रहा होता है, और इसके बाद जो जायंट स्नेक होता है, तो गैस ये एक रैली की है, और तभी जायंट स्नेक एक चीख के साथ में हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है, और अचानक उसकी पूरी बॉडी जो कि डिजोल्व होकर एक वाटर में बदल जाती है। और तभी जिन्हों के हाथ में एक गोल्डन एक्स होता है, जिस पर जिन्हों बोलता है कि फाइनली मैंने सक्सेस कर लिया। और तभी जिन्हों के सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है, जिसमें और जिन्होंने इस बार फिर से एक टाइटल को अनलॉक किया था, जिससे उसे एक न्यू स्किल मिलती है। और जिन्हों अपने टॉम रीडर की बेसिक स्किल में एक और स्किल अनलॉक कर लिया होता है, जिसका कि नाम टॉम एक्सेवेशन स्किल होता है, जो कि एफ रैंक पे होता है। और अभी जिन्हों के टॉम राइडर की बेसिक स्किल में 4 में से 3 जो कि अनलॉक हो चुकी थी, और जिन्हों काफी एक्साइटेड होता है कि आखिर मेरा चौथा स्किल अनलॉक करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। और तभी जिन्हों के सामने एक और विंडो ओपन होती है, जिसमें की और उसमें जिन्हों को बताया जाता है कि आपने एक और टाइटल को अनलॉक कर लिया है, जिससे आपकी डोमिनेंस टैलेंट में काफी इंक्रीज हुई है। और जिसके बाद जिन्हों की रैलिक डोमिनेंस जो कि ए प्लस में होती है, और उसकी रैलिक सोशल एबिलिटी जो कि डी माइनस में होती है, और जिस वजह से जिन्हों कौवे पर गुस्से करने लगता है कि अबे कौवे ताकि तुम क्या करना चाहते हो, और वैसे भी मुझे सोशल एबिलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी जिन्हों को वहाँ पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो छुप जाता है और देखता है कि वहाँ पर कियोशी और लिंडा वहाँ पर आ जाती है। और इन्हें देखकर जिन्हों जो कि सोच रहा होता है कि ये बास्टर मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी फास्ट है। और जिसके बाद कियोशी अपने पास से कोई चीज निकालता है और वो बोलता है कि चलो अब तुम्हारे बाहर आने का समय आ चुका है, जिस पर कि लिंडा बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। लेकिन हम कियोशी को देखते हैं जो कि उस चीज को उस तालाब में फेंक देता है, और जिन्हों ये देखकर काफी मुस्कुरा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि इस चीज के लिए काफी लेट हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे रास्ते में आगे भी रुकावट बनेंगे। और जिसके बाद जिन्हों अपने स्वॉर्ड को निकालता है और सोचता है कि क्या मुझे इन दोनों से अभी छुटकारा पा लेनी चाहिए। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है, जिसमें कि जो जिन्हों के पास नाइफ होता है उसके बारे में होता है, जो कि एक इजिप्ट फ्यूनरल नाइफ होता है, और जिसका की रैंक सी होता है, जो कि एक नॉर्मल ग्रेड पे होता है, जो कि एक कंज्यूमेबल रेलिक होता है, जिसका की मैक्सिमम यूज 100 टाइम होता है। लेकिन जो जिनो होता है उसे 54 बार यूज कर लिया होता है। लेकिन एक सेकंड, मैंने कितने बार होता है बोल दिया, जिस पर जिनो बोलते कि क्या अगर तुम क्या बकवास कर रही हो कि मैंने इसे आधा यूज कर लिया है, इसका मतलब वो मुझसे कह रही है कि तुम अपने माइंड से काम करो। और इधर हम कियोशी को देखते हैं जो कि काफी फ्रस्ट्रेट होता है कि आखिर अभी तक तालाब से कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, मैंने तो मूल रूप से अपना चीजें को उस तालाब में फेंक दिया था। और जिस पर लिंडा कियोशी से बोलती है कि इसका मतलब एक भविष्यवाणी तो जापान में एक यूजर है जिसके पास सोलोपैथिक रेलिक है। और जिस पर कियोशी जो कि पहले से परेशान था, और लिंडा से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो पर अभी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, और यहाँ पे पहले से ही किसी और ने रेलिक को ले लिया है, और क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके बारे में किसी और को भी पता है। जिस पर लिंडा कियोशी से बोलती है कि हाँ ये सच है, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर जमीन पर किसी और के फुटप्रिंट्स हैं, और कोई ना कोई तो यहाँ पर आया है। और तभी कियोशी और लिंडा को कोई आवाज सुनाई देता है, और हम देखते हैं कि वो चीज जिन्होंने किया होता है एक पत्थर फेंक कर। और जिन्हों जो कि सोच रहा होता कि तो चलो हम देखते हैं कि ये दोनों बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये टॉम साहब ढहने वाली है। और जिसके बाद जिन्हों उस एक्स की मदद से उस टॉम को क्रॉस करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक अर्थक्वेक आने लगती है, जिससे ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। और जिसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है, और अचानक वो एक टनल से बाहर निकलता है। और जिसके बाद जिन्हों बताता है कि जब मैं अपना अपार्टमेंट गया तब तक सब कुछ ठीक हो गया था, और लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए। और जिसके बाद जिन्हों अपने दोस्त डिंगा के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डिंगा उसे बताता है कि हमारे अपार्टमेंट से टॉम चला गया, अगर तुम इतना देर कहाँ थे। जिस पर जिन्हों अपने दोस्त से बोलता कि ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे भूख लगी है, चलो अपने कमरे में चलते हैं। लेकिन उसका दोस्त जो कि बोल रहा होता है कि अरे यार नहीं, मुझे जिंदा दफन नहीं होना है। और इधर हम कियोशी को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा था, और बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो कि एक और भविष्यवाणी की गई थी कि कोरिया में हमसे पहले कोई और रैली को ले लेगा, और आखिर अभी तुम लोग मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हें ये चीज पहले बताना चाहिए था। और आखिर इतने इम्पोर्टेंट जानकारी को अपने पास रखकर क्या सोच रहे थे। और जिस पर फोन पर वाला व्यक्ति कियोशी से बोलता कि हमें इस चीज के बारे में काफी लेट पता चला, और वैसे भी तुम फ्यूचर गाइड रेलिक यूजर को तो जानते ही हो। कियोशी बोलता है इसका मतलब कैंजी पढ़ने में काफी लेट है। फोन पर वाला व्यक्ति बोलता है हाँ करेक्ट है। और जिस पर कियोशी गुस्सा होते हुए बोलता है कि लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था कि जो तुम्हारे पास व्यक्ति है वो काफी विद्वान है, तो आखिर वो इसे पढ़ने में इतना लेट क्यों लगा रहा था। जिसके बाद फोन वाला व्यक्ति कियोशी से बोलता है कि तो ठीक है तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि रैली लेने वाला है बंदा वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिनो को जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है, और जिनो जो कि सोच रहा होता है कि ये लैंग्वेजिस्टिक स्किल काफी अच्छी है और इसकी मदद से मैं डिफरेंट लैंग्वेज को समझ सकता हूँ। लेकिन ये वो समय है जब रेलिक के अस्तित्व के बारे में पूरी दुनिया में जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन मुझे सबसे पहले ये जानना है कि सीओ क्वान आखिर क्या प्लान बना रहा है। जिसके बाद जिनो टीकेबीएम कंपनी
के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो असफल होता है। और तभी वहाँ पर जिनू का दोस्त डेंग आता है और जिनू से पूछता है कि क्या तुम दूसरी लैंग्वेज को भी समझ सकते हो। और जिस पर जिनू डेंग से बोलता है कि तो क्या मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं, और जिस पर डेंग मना कर देता है। और जिसके बाद जिनू डेंग से टीके बीम कंपनी के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता कि टीके बीम क्या है तो मैं बता दूं कि ये सीओ कॉन का कंपनी का नाम है। और इसके बाद जिनू डेंग से बोलता है कि मैं बस उस कॉर्पोरेशन का सीईओ के बारे में कुछ डिटेल्स निकालना चाहता हूँ। जिस पर डेंग जिनू से पूछता है कि पर तुम्हें उसकी डिटेल क्यों चाहिए और क्या ये चीज तुम्हारे काम की वजह है। खैर, मुझे नहीं पता कि उसकी जानकारी जानकर तुम्हें क्या फायदा होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़े कॉर्पोरेटर के सीईओ किसी छोटी कंपनी के इंटर्न से मिलने के लिए अपने रास्ते से हट जाएगी। और जिसके बाद जिनू थोड़ा सा निराश हो जाता है और कुछ देर बाद सोचने के बाद उसे याद आता है कि जब वो पार्क के पास में काम कर रहा था तो उसके पास एक आर्ट गैलरी थी, और शायद मुझे उन लोगों के पास से सीओ कॉइन के रिगार्डिंग कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पार्क के उन्हीं आदमियों को जो कि आप इससे बात कर रहे होते हैं कि हमारे एल्डर पार्क यूनिम की सिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है, तो हम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। और सच बोला जाए तो हम बेरोजगार हो चुके हैं। और जिस पर पीला हेयर वाला बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता है। जिस पर ये बोलता है कि ये सब उस कमीने की वजह से हुआ है और हमें उस कमीने जिनों से मिलना होगा। और तभी उसके दोनों आदमी बोलने लगते हैं कि हम उस कमीने को मार के ही रहेंगे, हम अपने एल्डर पार्क और उसकी सिस्टर की बदला लेंगे। तो गाइस, इस बंदे का नाम निम है। और जिसके बाद निम बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, हम अपने बॉस का इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। और तभी निम के फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा करने लगता है। और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि जिनू का होता है। और निम बोलने लगता है कि आखिर ये कमीना मुझे फोन क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो फोन को पिक करता है और हेलो बोलता है। और जिस पर जिनू निम से बोलता है कि तुम्हें फोन को उठाने में इतना देर क्यों लग गया। लेकिन जो निम होता है वो जिनू को गाली देने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे एल्डर पार्क यूंग सिंह और उसके सिस्टर को जेल जाना पड़ा। जिस पर जिनू किम से बोलता है कि इसका मतलब कि तुम लोग अभी भी बिजनेस के अंदर ही हो और मुझे पता है कि तुम लोग अभी भी अपने लिक्विडेशन पर साइन नहीं किए हो। और जिस पर निम जिनू से बोलता है कि कमीना, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी कंपनी चौपट हो चुकी है और तूने हमारा सारा आर्ट वर्क को भी जब्त करवा दिया। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें अपने कंपनी बंद करनी होगी। और इसके बाद जिनू उनसे बोलता है कि इसका मतलब तुम लोग अभी बेरोजगार हो चुके हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मीटास अटेंड करो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मीटास लास वेगास में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सिगरेट नीलामी घर है और ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक रखने के लिए जानी जाती है। और मैं ये फैक्ट को जानता हूँ कि क्वेंटाइन जून ने इस ऑप्शन में हिस्सा लिया था और उसे बेहद पावरफुल रैलिंग मिला था। और मिडास सही प्रकार के रैलीस रखने के लिए उसे बेस्ट जगह है। और जब तक ये लोग कुछ लोगों पे नजर रखे रहेंगे तब तक मैं उस कम्युनिटी के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन जमा कर लूंगा। और जिसके बाद जिनू किम से बोलता है कि तुम्हें इस महीने के अंदर वहां जाना होगा और तुम्हें कुछ आइटम को ढूंढना होगा और मिडास हाउस के अंदर तुम्हें मेरे लिए किसी और को भी ढूंढना होगा जिसका की नाम जैक कीमैन होगा। और जिसके बाद जिनू बताता है कि ये नाम ऑक्शन हाउस में तैजुन हमेशा यूज करता था और अगर तुझे वो व्यक्ति मिल जाएगा तो हमें इन्फॉर्म करना होगा और अगर तुम लोग झूठी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और जिस पर किन जिनू से बोलता है कि आखिर से कोई भी सेंस नहीं बना रहा और आखिर हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। और उधर हम इसलिए सफल हो रहे थे क्योंकि पार्क की सिस्टर के पास कनेक्शन और स्किल थी। जिस पर जिनू किम से बोलता कि नहीं नहीं, ये सब तुमको खुद करना पड़ेगा और किसी भी मामले में तुम लोगों के बिजनेस के बारे में मुझे दो बातें मालूम है और जो मैं तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ वो एक बिजनेस के रूप में मान सकते हो और जो इन्फॉर्मेशन तुम लोग मुझे प्रोवाइड करोगे मैं उसकी क्वालिटी पर तुम लोगों को पैसे भी पे करूंगा। और जिस पर किन जिन्हों पे गुस्सा होते हुए बोलता कि अबे कमीने, अभी तुमने क्या कहा और आखिर तुम मुझे कितना ही पैसा क्यों ना पे करो, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा। और जिसके बाद जिन्हों इन तीनों से बोलता कि अगर मेरे द्वारा दिए गए काम तुम लोग को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा पैसा बच जाएगा क्योंकि चाहे कुछ भी हो तुम लोग तो मिडास जा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम लोगों को पिछली बार की मार तुम लोग को अभी भी याद नहीं है। और अगर बात ऐसा है तो मैं तुम लोगों को इतना देर तक पीटता रहूंगा जब तक तुम लोग इस बात को मान नहीं जाते हैं। और हाँ, ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है कि और इधर हम देखते हैं कि किन की हालत काफी खराब हो रही थी। और इसके बाद जीनू किन से बोलता है कि मैं तुम्हें आगे की चीजें बाद में समझाऊंगा, इसीलिए तैयार रहना। और इसके बाद जीनू अपने बैग को लेकर कहीं पे जाने लगता है और बोलता है कि तो चलो, इसके साथ ही तेजुन का मामला भी सेटल हो गया, तो चलो आज फिर से हम रैली हंटिंग करने वाले हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें पब्लिक प्लेस का सीन दिखाया जाता है
है जहाँ पर की न्यूज चल रही होती है कि आज लगभग 3 बजे यंगयू डिस्ट्रिक्ट टाइम स्क्वायर पर एक 40 साल की महिला ने खुद को जलाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। और जिन्हों जो कि सोच रहा होता है कि हाँ, मुझे काफी हैरानी है कि क्या वह घटना किसी टॉम के अगले अपेयरेंस के लिए एक शगुन है या शायद इससे अनरिलेटेड भी हो सकता है। और तभी जिन्हों को कोई व्यक्ति बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतने देर से खड़ा क्यों हो, क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता? और वैसे भी मैं पहले से ही काफी लेट हूँ। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि क्यूसी होता है। और जिसे कि देखकर जिन्हों सोच रहा होता है कि आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। ओह, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है। और अगर ये कमीना यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि अगली टॉम्स यहीं आसपास ही होगा। और क्योंकि इस समय जैपनीज हेड और भविष्यवाणी रैली यूजर भी इनके साथ है। और तभी जिन्हों जैपनीज में क्योसी से बोलता है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें क्या लगा कि मैं जैपनीज नहीं समझता हूँ? और इस बात से क्योसी भी काफी हैरान होता है। और जिस पर कियोसी जिन्हों से माफी मांगने लगता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप जैपनीज है। और वैसे भी मेरा दिन आजकल काफी खराब चल रहा है। और जिन्हों जो कि अपने लैंग्वेजिस्टिक स्किल को काफी धन्यवाद कर रहा था। और तभी जिन्हों कियोसी से बोलता है कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ कोरिया ही बोल सकता हूँ। और इस बात से क्योसी काफी चिढ़ जाता है और वो जिन्हों को गुस्सा से बोलने लगता है। और जिन्हों जो कि मजे ले रहा होता है। और जिसके बाद में जिन्हों कियोसी से बोलता है कि अरे यार, बकवास क्यों कर रहे हो? तभी जो कियोसी होता है और जिन्हों से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे मजाक उड़ा सको? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? और तभी जिन्हों को कियोसी के पास से एक रेलिक को महसूस होता है। और जिसे महसूस करके जिन्हों सोच रहा होता है कि इस कमीने के पास एक रेलिक भी है। और जैसा कि एक नौसिखिए से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसे अपना रेलिक की और अभी छुपा नहीं सकता। और मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार का रेलिक है, लेकिन ये मुझे चाहिए। और उधर कियोसी जो कि अभी भी जिन्हों पे काफी गुस्सा हुआ था। और तभी जो जिन्हों होता है वो अपने कॉक कैन को हिलाता है और कियोसी के पास जाता है और उसे वहीं पर खोल देता है, जिसकी वजह से पूरी कोक उसके ऊपर ही गिर जाती है। और इस बात से कियोसी और भी चिढ़ जाता है, जिस पर कि जिन्हों उससे माफी मांगता है कि मुझसे गलती होगी, इस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और जिसके बाद जिन्हों कियोसी के शर्ट को साफ करने लगता है। और इसी बहाने जिन्हों कियोसी के जेब में अपना हाथ डालता है और वो सोचने लगता है कि इसके पास तो एक ब्रासलेट और छोटा सा रेलिक है, और अगर मैं इसे यहाँ पर चुरा लिया तो इसे पता चल जाएगा। और जिसके बाद जिन्हों कियोसी के और मजे लेते हैं, उससे पूछता है कि अरे यार, तुमने यहाँ पर कुछ गिरा दिया। जिसके बाद जिन्हों कियोसी का कार्ड देते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने कार्ड को अच्छी से संभालनी चाहिए। और जिसके बाद कियोसी उससे अपना कार्ड को छीन लेता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि उसने मेरी आईडी कार्ड को ओपन करके नहीं देखा, नहीं तो उसे पता चल जाता कि मैं जापानीज एक्सहिबिशन टीम का मेंबर हूँ, और इससे चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। और सडनली वहाँ पे अर्थक्वेक होने लगती है, जिससे वहाँ के जितने भी सिविलियन होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं। और अर्थक्वेक इतनी तेज थे कि लोग जमीन पर टिक भी नहीं पा रहे थे। तभी जो जीनू होता है वो सोच रहा होता है कि तो चलो टॉम जो की अपेयर होने वाली है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर हम क्यूसी को देखते हैं, जो कि क्यूसी भी काफी खुश लग रहा होता है और वो बोलता है कि तो चलो हमारी भविष्यवाणी सच होने वाली है। और जिसके बाद क्यूसी किसी को फोन लगाकर उसे बोलता है कि आपने जैसा कि भविष्यवाणी की थी, यहाँ पर टॉम अपेयर होने वाली है। और जो तभी फोन वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें एक चीज और है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हमने एक और भविष्यवाणी को देखी है जिसमें कि कोरियन गोल्ड एंड सिल्वर रेलिक जिस बंदे के पास थी वो तुम्हारे पास है। और जिस बात से क्योसी और भी शौक हो जाता है। जिसके बाद फोन वाला व्यक्ति क्योसी से बताता है कि इस भविष्यवाणी का एक और किस्सा है जिससे कि कोई सेंस नहीं बना रहा, जिसमें कहा गया है कि आपको शराब से दूर रहना होगा। और जिसके बाद क्योसी को याद आ जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जीनू है। और जिसके बाद वो गुस्सा होते हुए वो जीनू को गाली देने लगता है।